कि आज हम सब लोग योग गुरु परमहंस योगानंद जी की जयंती मना रहे हैं। ठीक, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं संत महात्माओं के कि जो बचपन दूसरे होते हैं और उनके कार्यों को देखते हुए अपना नाम परिवर्तित कर लेते हैं। वैसे इनका नाम था मुकुंदलाल घोष। जब ये पढ़ते थे उस समय बचपन का नाम था मुकुंदलाल घोष और इनका जन्म 5 जनवरी 1893 को हुआ था। 5 जनवरी 1893 को। ये जो मुफ्तीपुर यानी जिसको हम कहते हैं गोरखपुर, ठीक, मुफ्तीपुर गोरखपुर में कब हुआ था? 5 जनवरी 1893 को। बचपन का नाम क्या था? मुकुंदलाल घोष। और इसके बाद जब इन्होंने गुरु दक्षिणा प्राप्त की, गुरु बनाया और गुरु के साथ रहते हुए शिक्षाएं प्राप्त की, और शिक्षा को प्राप्त करने के बाद इनका नाम क्या पड़ गया? योग गुरु परमहंस योगानंद। और ये इन्होंने अपने गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा और योग शिक्षा के साथ साथ इन्होंने भौतिक व आंतरिक जीवन के संतुलन की भी शिक्षाएं प्राप्त की थी। भौतिक मतलब जो हम कुछ चीजें जो देख रहे हैं ये सब भौतिक चीजें हैं। ठीक, आध्यात्मिक का मतलब होता है जैसे हम साहित्य पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं और ये जो पुस्तकों के द्वारा अध्ययन करते हैं, ये सब आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आप लोग पढ़ते हो इसको शैक्षणिक शिक्षा भी कह सकते हैं, पुस्तकीय शिक्षा। और इसको अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा भी कहें, जैसे जब आपको रामचरितमानस भी पढ़ें, गीता भी पढ़ें, जितने वेद पुराण हैं सब पढ़ें, सबको मिला दिया जाए पूरा, उसको क्या कर देते हैं? आध्यात्मिक शिक्षा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि आध्यात्म केवल पूजा पाठ है, ऐसा नहीं है। ठीक, हम लोग ज्यादा करके ये सोचते हैं कि आध्यात्म क्या है? पूजा पाठ है। जितनी हम शिक्षाएं ग्रहण करते हैं अपने लाइफ में, सबको मिला दिया जाए अच्छी शिक्षाओं को, उनको कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा। ठीक, जो आध्यात्म को परमात्मा से जोड़ ले वो होती है आध्यात्मिक शिक्षा। अगर हम उल्ट पटांग काम करेंगे, गलत शिक्षाएं पढ़ेंगे तो गलत काम करेंगे तो वो हमको परमात्मा से थोड़ा जोड़ेंगी। ठीक, तो ऐसी शिक्षा जो हमारे अंदर से उपजे और आध्यात्म रूप में किससे मुलाकात करे जा करके? परमात्मा से, उसको कह देते हैं आध्यात्मिक शिक्षा। तो इनके गुरु का नाम था मुक्तेश्वर गिरी। ठीक, तो ये गुरु के आदेश पर संदेश, अपने जो गुरु का संदेश प्राप्त करते थे, ये गुरु की शिक्षा प्राप्त करते थे, तो गुरु के आदेश पर ये जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया था उन्होंने। देखिए, बहुत से शिष्य होते हैं, बहुत से गुरु होते हैं। कुछ अपना घर तक सीमित हो जाते हैं शिष्य पढ़ने के बाद, और कुछ ऐसे होते हैं कि उन शिक्षाओं को घर घर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वही शिष्य गुरु के प्रिय रहते हैं। अब शिष्य का मतलब बेटियां भी आती हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ बेटे ही करते हों। ठीक, ऐसा नहीं कि केवल उसमें केवल पुरुष समाज ही आता हो। ठीक, आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई जी भी लगी हुई हैं। ठीक, इन्होंने बहुत देश के लिए किया था। तो मुक्तेश्वर गिरी के आदेश पर संदेश देने के लिए 1920 में अमेरिका गए थे आप। ठीक, ये नहीं कि केवल भारत तक ही सीमित रहे हों। और जो ऐसी प्रतिभावान जो शक्तियां होती हैं और जो गुरु के आदेश पे चलती हैं, तो पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएं। लेकिन उस जगह अगर अच्छा शिष्य होता है तो वो गुरु के कदमों पे चलते हुए उनके जब ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं तो अधिकांश शिष्य आगे हुए, गुरु पीछे हो गए। आप विवेकानंद जी को ले लीजिए, विवेकानंद जी के गुरु को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन विवेकानंद को बच्चा बच्चा जानता है। ठीक, लेकिन ऐसा शिष्य होना बहुत दुर्लभ की बात है, लाखों करोड़ों में एक होते हैं।
ठीक, बाकी शिष्य तो सब बनते हैं, हम भी शिष्य हैं, आप भी शिष्य होंगे हैं, और आप और आगे बढ़ोगे तो आप हो सकते हैं गुरु बन जाए। वो आपके योग्यता पे डिपेंड है। तो अमेरिका गए थे और अमेरिका में जाकर के इन्होंने अपने भारत के नाम को रोशन किया, और भारत का जो मुख्य ज्ञान रहा है योग आध्यात्म रहा है। इस योग आध्यात्म के द्वारा ही हमारे संत मुनि ऋषि बहुत जाने क्या 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 तपस्या करके प्राप्त कर गए और समाज को दे गए। आज पूरा वर्ल्ड योग पे डिपेंड हो रहा है। एलोपैथ से सब परेशान है, तो पूरे कहाँ पे डिपेंड हो रहे हैं? योग पर। तो आपने थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी किया है। इसका ज्ञान तो बहुत बड़ा है, इनके विषय में अगर पढ़ा जाए। अब जब ये योग का अध्ययन कर रहे थे उस समय एक लोगों ने पूछा कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो योग ऐसा अनुभव है, ऐसा ज्ञान है, अगर इस पे चला जाए तो हम शरीर के अंदर छिपी बीमारियों को पहचान लेते हैं। केवल कैसे? अगर उसके नेचर को पढ़ लिया जाए, उसकी प्रकृति को पढ़ लिया जाए। तो उन्होंने कहा हाथ में दर्द हो रहा है, देखिए, तो उन्होंने बता दिया था इस पर कि 1 हफ्ते के अंदर आपके हाथ में फोड़ा निकल आएगा। ये एक विद्या है जिसको देख करके आप भी ऐसा नहीं कि जो आप अनुभव करें, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिकल करें बिना, लेकिन प्रैक्टिकल के बिना कुछ होता नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते हैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे किसी चीज का, तब तक वो पूरा अनुभव प्राप्त ही नहीं सकता है। तो आपने देखो शिक्षा भी प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इसको देश विदेश में फैलाया। केवल गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाने के कारण ये आज हमारे सबके बीच पूजनीय है और दर्शनीय है। अब इनके विषय में अगले वर्ष जब फिर जयंती होगी तो और इनके विषय में जो आगे है वो चीज बताई जाएगी। वही चीज हम भी आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो आप हमसे योग शिक्षा लेते हैं, आध्यात्म शिक्षा लेते हैं, शैक्षणिक पुस्तकीय शिक्षा लेते हैं, संस्कारवान बनने की शिक्षा लेते हैं, चरित्रवान बनने की शिक्षा लेते हैं, तो पहले तो सबसे पहले आपको स्वयं इन पर चलना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि जितनी अपनी योग सेना बन रही है तो सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा अगर इसमें योगदान करते रहेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान को हम लोग बढ़ा ना सकें। जैसे इन्होंने बढ़ाया, ऐसे आप लोग भी आगामी आने वाली पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। अब इसमें सोचो कि कुछ अगर हमारा पर्सनल लाभ है तो पर्सनल लाभ क्या है इसमें? देखिए, जब इस ज्ञान को आगे बढ़ाओगे, आप लोग पढ़ लिख करके मजबूत बन जाएंगे, तो आप ही थोड़ा मजबूत बनेंगे, अपना पूरा देश महान बनेगा, देश शक्तिशाली होगा। और जब इस शिक्षा को हम लेकर के चलेंगे तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो स्वस्थ होंगी, संस्कारवान होंगी, चरित्रवान होंगी, गुणवान होंगी, शिक्षावान होंगी। ठीक, अगर ये सभी गुण अपने अंदर आ जाएंगे और हम ये आने वाली पीढ़ियों को अगर ये सब कुछ दे के जाएंगे तो अपना देश सशक्त बनेगा। और हम लोग देश के लिए तो कुछ कर रहे हैं, ठीक। अब कुछ लोगों को मानना होता है कि नहीं हमसे देश है, हम लोगों से देश नहीं है, देश से हम लोग हैं। अगर देश पर विदेशियों का आक्रमण हो जाए, विदेशियों का फिर साम्राज्य स्थापित हो जाए, तो हम लोग क्या हैं? फिर उनके गुलाम हो जाएंगे, उनके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। और अगर हम लोग अभी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और बड़ी बड़ी पोस्टों में पहुंच करके अगर पूरे विश्व में फैल जाएंगे अपनी योग्यता के अनुसार, तो हम अपने देश की प्रतिभाओं को वहाँ पर भी स्थापित कर सकते हैं, अपने देश की शिक्षा को वहाँ पर विस्तार कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसा है कि इस ज्ञान को लेने से और ऐसा करने से हम लोग तो जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे, लेकिन हमको सोचना क्या है, एक पीढ़ी पीछे की सोचना है कि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी आकर के। हमसे तुमसे अच्छे हमारे तो मम्मी पापा का जीवन अच्छा रहा है, न इतनी महंगाई रही है, न इतना प्रदूषण रहा है, न कुछ रहा है, न इतनी बीमारियां रही हैं। अब जैसे जैसे हम लोग
एज बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तमाम बीमारियां आ रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि पता नहीं चलता है। ठीक, तो इससे बचने के लिए नियमित खाना पीना होना चाहिए, संयमित जीवन शैली होना चाहिए और अच्छे लोगों से संपर्क होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ अपना बैठना होना चाहिए। और यहीं से अगर हम लोग इसी को कह देते हैं दैनिक दिनचर्या, अगर दैनिक दिनचर्या गड़बड़ हो गई तो हम लोग भी ये मानिए कि स्वास्थ्य अपना खतरे में है। अब स्वास्थ्य खतरे में रहेगा तो अपना जो बैकग्राउंड है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। जो हमसे छोटे भाई बहन हैं उनका भी दिशा निर्देशन कौन करेगा, हम लोग तो करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हमको सुरक्षित रहना है तो अपने देश के प्रति चिंतित होकर के रहना है। देश और समाज, धर्म और जाति को लेकर के समाज नहीं बनता है, समाज से धर्म जातियां बनी हुई हैं। इसलिए क्या सोचना है, पहले देश के लिए और फिर समाज के लिए। ठीक, तो आज ये योग गुरु परमहंस योगानंद जी की जयंती पर इतना आप लोगों ने थोड़ा छोटी सी जानकारी ली है। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।